माननीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 29, मांग संख्या 37, मांग संख्या 47 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, प्लीज। माननीय सभापति महोदय, दाता पंच दशो रत्न मूर्खस्य दशो ग्रह ब्रह्म ज्ञानम पंचवेद शांति से तीर्थ सुख। सभापति महोदय, आज जो पशुपालन पर बात हुई, आयुर्वेद पर बात हुई, उस पर लगा कि बातें तो कुछ और है और यथार्थ कुछ और है। गायों की जो स्थिति है आज देश में और प्रदेश में, ऐसी स्थिति कभी नहीं हुई। चाहे सतयुग में, द्वापर में, जो अब हो रही है, ऐसी स्थिति कभी पैदा नहीं हुई। गायों, दो प्रकार की गायें हो गई हैं, तीन प्रकार की। एक गाय तो वो है जो गौशाला में है, एक गाय वो है जो किसी के घर पे दूध दे रही है, और एक गाय वो हैं जिनको हमने आवारा नाम रख दिया है, जो सड़कों पे और आवारा वो घूमती रहती है। उनकी क्या दुर्दशा इस प्रदेश में हो रही है, जो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। माननीय सभापति महोदय, गायों का जो स्थान था वो आज से 50-60 साल पहले था, और उनकी दुर्दशा क्यों हुई, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ। पहले हमारे पास मशीनरी नहीं थी, कोई इस तरह के संसाधन नहीं थे। गायों से जो बछड़ा होता था वो खेत में हल जोतने के काम आता था, और जब ट्रैक्टर आए, मशीनरी आई, तो हमने उनको बेचने का काम कर दिया। स्वार्थी हर आदमी होता है। जब बेचना चालू किया तो उनसे पैसे की आय होती थी, और पैसे की आय होती थी तो धीरे धीरे उनको बेचते गए, गायों को छोड़ते चले गए लोग। 13 से 18 के बीच में मैं विधायक था, तो एक गडमोरा मोरध्वज की नगरी है, वहाँ एक पहाड़ है, 6 किलोमीटर चौड़ा, 30 किलोमीटर लंबा पहाड़ है। उस पहाड़ों पे किसान भी छोड़ देते हैं, आवारा गाय उस पहाड़ के ऊपर चढ़ जाती थी। लावारिस, और वो आवारा भी हो गई। अब तो आवारा मनुष्य भी होता है, आईजी साहब। तो जिस तरह लावारिस गायों को वहां ऊपर छोड़ दिया गया, तो वसुंधरा जी की सरकार थी, वहां 10,000 गाय गर्मियों के दिनों में बिना चारा पानी के मरी, और पूरे राष्ट्रीय स्तर पर वो समाचारों में छपा। उस वक्त वसुंधरा जी ने 500 करोड़ का प्रावधान किया, और उससे बढ़कर जब हमारी सरकार आई तो माननीय गहलोत साहब ने उस प्रावधान को 3,000 करोड़ का किया। माननीय सभापति महोदय, आज देश में जो बूचड़ खाने खोले जा रहे हैं, गुजरात में सबसे ज्यादा बूचड़ खाने हैं, और उन बूचड़ खानों में, जो बूचड़ खानों में गायें कट रही हैं, वो अडानी के पोर्ट से विदेशों में निर्यात हो रहा है, और उनको सबसे ज्यादा लाइसेंस देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। हम बातें कुछ करते हैं और यथार्थ कुछ और है। माननीय सभापति महोदय, जिस तरह के हालात गायों के हैं, ऐसे हालात पहले कभी नहीं हुए और आने वाले समय में भी नहीं होंगे। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि गाय और मंदिरों के नाम से सरकार जो सत्ता में आई है, इनको मंदिर और गायों पर विशेषकर ध्यान देना चाहिए। बातों से काम चलने वाला नहीं है, काम करने से काम चलेगा। माननीय सभापति महोदय, आज जिस तरह के आप लोगों ने जिन बूचड़ खानों से इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के नाम से पैसा लिया, वो भी पूरे देश में लोगों के सामने हैं। तो आज जो हालात पैदा हो रहे हैं, इन हालातों को हमको कम करना होगा। जैसे कि मैं आपको आयुर्वेद की बात करता हूँ। आयुर्वेद एक हमारी सबसे पुरानी पद्धति है, और इस पद्धति को हमने धीरे धीरे भुला दिया। एलोपैथिक दवाइयों से आज देश में जो मतलब रिएक्शन हो रहे हैं, उनके एलर्जी जो पैदा हो रही है, तो वापस लोग आयुर्वेद पे आना चाह रहे हैं। जैसे ही हमारे देश में कोरोना की महामारी आई, तो लोगों को आयुर्वेद याद आने लगा। आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए आपको एक प्रावधान अलग से करना होगा। आज सारे जितने भी आयुर्वेद के हॉस्पिटल है, अस्पताल हैं, चिकित्सालय हैं, उनमें कोई दवाई नहीं है। वो सब आयुर्वेद के वैद्य कंपाउंडर ऐसे ही अठाले बैठे रहते हैं।
न उनके पास कोई दवाई है, फालतू का वेतन लेने का काम करते हैं। सरकार को उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आयुर्वेद के हॉस्पिटलों में प्रावधान करना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, पूर्व में भी देश में कोरोना महामारी के टाइम जो हालात हुए, इसके साथ ही आयुर्वेद, हेमोपैथी, कैंसर जैसी महामारियों के इलाज संभव हो रहा है। इतना ही नहीं, इन पद्धतियों के साइड इफेक्ट और मनोरोग जैसी बीमारियों में भी 100% आयुर्वेद कारगर सिद्ध हो रहा है। तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि कांग्रेस राज ने, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने आयुर्वेदिक, हेमोपैथी, यूनानी चिकित्सकों के बैकलॉग को 3000 चिकित्सकों को नियुक्ति दी थी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों की जनता में इसका लाभ मिल सका। आपको बड़े खेद की बात है, 8 महीने से आपकी सरकार है, पर आपने एक भी भर्ती नहीं की, एक भी चिकित्सक की भर्ती नहीं कर पाए हैं। माननीय सभापति महोदय, आयुर्वेद चिकित्सालयों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर देखें, माननीय आयुर्वेद मंत्री जी को पता चलेगा कि इन चिकित्सालयों में कैसी हालत है। न तो वहाँ बिल्डिंग है, न वहाँ बैठने की कोई व्यवस्था है, सब जर्जर हो रहे हैं। दवाइयों के नाम पर मरीजों को देने लेने के पास कुछ नहीं है। ऐसी स्थिति में मेरा आपके द्वारा निवेदन रहेगा कि माननीय ध्यान दें, उच्च स्तरीय कमेटी एक बनाई जाए और आयुर्वेद के जितने भी हॉस्पिटल, चिकित्सालय हैं, उनमें जनप्रतिनिधि वहाँ के लोकल हैं, जैसे वहाँ के विधायक हैं, MP है, सरपंच है, उनकी भी एक सबकी कमेटी बनाकर ये देखा जाए कि भाई यहाँ कोई इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा, कितनी OPD हो रही है, कितने मरीज आ रहे हैं, इनको दवाई मिल रही है कि नहीं मिल रही है। इसके साथ ही मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कांग्रेस सरकार द्वारा विगत वर्ष में 1300 आयुष चिकित्सकों की भर्ती की गई, जो आपने में एक ऐतिहासिक निर्णय था। मैं आपके माध्यम से दिलवाना चाहता हूं कि एलोपैथिक चिकित्सकों और आयुष चिकित्सालयों के भेदभाव किस प्रकार किया जा रहा है, जबकि समस्त चिकित्सा पद्धतियों में मानव कल्याण हेतु, मनुष्य को निरोगी रखने हेतु इस संदर्भ में सर्वप्रथम परिवीक्षा काल में भेदभाव किया जा रहा है। परिवीक्षा काल के प्रोबेशन पीरियड में एलोपैथी चिकित्सकों का 1 वर्ष का कार्यकाल होता है, परंतु आयुष चिकित्सकों के परिवीक्षा काल में 2 वर्ष का है। इस अंतर को भी खत्म किया जाए, या तो सबका 2 वर्ष का रखा जाए या 1 वर्ष का सबका रखा जाए, इससे भ्रांति पैदा नहीं होगी। आपसे निवेदन है कि एलोपैथिक चिकित्सा पदोन्नति में 6, 12, 18 वर्ष में होती है, जबकि आयुष चिकित्सकों में 9, 18, 27 वर्षों में होती है। इसी तरह से आयुष चिकित्सकों की भर्ती निकाली गई, कभी कभी पदोन्नति के अवसर पर कम मिलते हैं। मेरा आपके से निवेदन है कि आयुष चिकित्सकों को 6, 12, 18 वर्ष के पदोन्नति दी जाए। इसी के साथ साथ मैं आपसे और थोड़ा सा समय लेना चाहूँगा। देवस्थान विभाग में हमारे जिस तरह से आपने बड़े बड़े मंदिरों की जो घोषणा की है कि वहाँ 100 करोड़ देंगे, कहीं 200 करोड़ रुपए देंगे, वहाँ पहले से ही मंदिरों में आय बहुत है। ऐसे मंदिर बहुत सारे हैं जिन पर बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं और उन पर बजट नहीं रखा गया है। मेहंदीपुर बालाजी है, जगदीश धाम कैमरी है, घासीराम बाबा जो कदम कुंडी का स्थान है, उन पर लाखों लोग आते हैं। घटवासण देवी का मंदिर है, महावीर जी का जैन मंदिर है, ये बड़े तीर्थ हैं। इनमें भी आपको सभी धर्मों के तीर्थों पर ध्यान देना चाहिए और इन पर सभी पे प्रावधान करना चाहिए। और एक संस्था और थी, अल कबीर नाम का जो बूचड़ खाने की जो संस्था थी, वो नाम तो मुसलमानों का है जबकि उसको चलाते हिंदू है, और उसका लाइसेंस किसने दिया ये भी आपको पता है, और उसने कितना पैसा सरकार को दिया ये मंत्री महोदय अपने जवाब में देंगे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।